सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन हुआ जिसमें क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री साथ ही साथ जीके का जो पेपर था, इसमें हम लोग आज केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन आपके साथ में करेंगे। बहुत ही जबरदस्त पेपर, एक एक क्वेश्चन जो था वो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर जाकर के देखिए। एक एक क्वेश्चन भाई साहब डिट्टो आया है, छप के आया है पेपर में। यानी ऐसा लग रहा था जैसे पेपर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का हो। बहुत ही जबरदस्त पेपर, बहुत ही मस्त पेपर। तो आइए आज इसका पूरा आंसर हम डिस्कशन कर लेते हैं। 91 ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर एंड वाटर गिव्स, ब्रोमीन वाटर के साथ में मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। आपको पता होगा, रिएक्शंस में आपको बाद में बता भी दूंगा कि ये जैसे अब एक आध रिएक्शन में बताता चल रहा हूँ, यहाँ पर CHO ले लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको आंसर अभी मैच हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आंसर भी अगर आप बताओगे तो पूरा डिस्कशन भी हमारे ऐप पर किया हुआ है। यहाँ पर जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ में जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये COOH ऊपर वाला ग्रुप बदल जाता है, बाकी सेम रहता है, यानी ग्लूकोनिक एसिड आ जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अप टू द मार्क आंसर है। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कशन यहाँ पर करते चले जा रहे हैं क्वेश्चंस को। नेम रिएक्शन यहाँ पर जो दे रखी है कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। एमाइड से जब एमीन बनता है, वो भी 1 डिग्री का एमीन, तो फिर आंसर हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन हो जाता है। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन हो जाता है। बहुत ही सुंदर जवाब। इसके बाद मैच द लिस्ट, इसके साथ आपको मैच करना है और मैच के आंसर भी दिए हुए, तो हमें पूरी आपको स्क्रीन दिखानी पड़ेगी तभी मैच हो पाएगा। देखो, आप जानते हैं कि सबसे पहले तो आप वो ढूंढा करो जो आपको आसानी से पता है, जैसे कैनिजारो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। देखो हमारे स्टूडेंट ऐसे ही ढूंढते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो यानी डी वाले का आंसर हमारा फर्स्ट होना चाहिए। तो डी का फर्स्ट केवल एक ही जगह दिया है। अब नजर हम फोर्थ सी पे ही दौड़ाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं डी हो गया एल्डोल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि सेकंड हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। तो यहाँ पर सिंपली हमको आंसर मिल जाता है कि सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जा रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर की हमारे साथ डिस्कशन हो रही है। और यहाँ चल लेते हैं एनआई में, यहाँ पर डाई पॉजिटिव है और एनआई डाई पॉजिटिव होने का मतलब हो गया 3D8 हो जाता है और 4S 0 हो जाता है। 3D8 में अब ये Cl जो है वो वीक लिगेंड है, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन भरते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य कि Cl एक वीक लिगेंड है। जब वीक लिगेंड है तो आंसर फिर हमारा यहाँ पर 2 आ जाता है, यानी कि ये 2 आ गया। नेक्स्ट हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट रेडली। अब न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा घट जाएगी। तो बी वाले पोर्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट रही है। NO2 2 लगे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, यहाँ थोड़ी कम घट रही है, यहाँ भी घट रही है, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ तो एज कंपेयर टू NO2 डायरेक्ट लगा है बेंजीन रिंग में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 96, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। मैंने बताया था कि आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन अच्छे खासे मिले और वही यहाँ पर हो भी रहा है कि अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। मतलब जितना बताया पेपर उतना ही आया। तो अब आप समझ लीजिए जीआईसी लेक्चरर की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच बहुत फायदेमंद रहेगा। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस 100% वही क्वेश्चन देगा। एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एल्डिहाइड फॉर्म हाइड्रेट्स दैट कंटेन, ये बनाता है, इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं आपको, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इसका नहीं बन सकता है। ये तो संभावना है कि ऑक्सीडेशन हो जाए, लेकिन इसका फर्दर जो है, अगर आपने देखा होगा एल्डिहाइड हाइड्रेट्स बनाते हैं वो ऑक्सीडाइज भी हो जाएंगे इजीली, लेकिन आप सोचो कि एक्सप्लेनेशन है इसका, तो एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। तो यानी कि हम यहाँ पर सी के साथ में जाएंगे, तो यहाँ आंसर हम लोग सी लगा लेते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और में डाउट लगता है तो हमारे साथ पर्टिकुलर डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर हमारा 94 73 70 27 11 पर आप हमें
संपर्क कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल रिसीव नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट भी रहा लोगों को, यहाँ आंसर जो मिल रहा है वो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आना चाहिए। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट डिक्रीजिंग मोलर एब्जॉर्बिलिटी है, जबकि ये डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन पावर आनी चाहिए। देखो डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होना चाहिए था यहाँ पर। और जो ये टर्म है ये हाइपो का टर्म दिया गया है। अगर हाइपोक्रोमिक देखेंगे तो अगर आप किताबों में देखेंगे, IMK जैन साहब की किताब में देखेंगे तो वहां पर हाइपोक्रोमिक दिया हुआ है और उसमें डिक्रीज इन मोलर एब्जॉर्बिलिटी माना जाता है, ऐसा आप मुझे पता है, जानकारी में है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, नॉट करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, वो हिप्सोक्रोमिक नहीं होना चाहिए। यानी कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में डिक्रीज इन मोलर एब्जॉर्बिलिटी नहीं आता है, यहाँ पर हाइपोक्रोमिक आना चाहिए था। मोलर एब्जॉर्बिलिटी अगर होता तो हाइपोक्रोमिक आना चाहिए था, हाइपोक्रोमिक आना चाहिए था। इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग जाएगा, यही आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन रॉन्ग जाना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। यहाँ पर एनर्जी का कंसेप्ट है, सिंपल सा फार्मूला लगाइए। E इज इक्वल टू माइनस का 2.17 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 5/5 है तो 25 से डिवाइड कर दीजिए। जो मैंने डिवाइड करके रखा हुआ, जो मैंने आंसर की कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि 8.68 इंटू 10⁻20 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करी है पेपर की, इसलिए उसके लिए बहुत सोचना नहीं है। द टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, ए और रीजन दिए। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द अमोनियम एसीटेट एक्ट एज ए बफर, बिल्कुल सही है, बफर काम करता है। और एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड NH4 इज ए वीक बेस, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन यानी कि दोनों ए और A and R आर द ट्रू, बिल्कुल सही, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो ए एक्वस सोल्यूशन अमोनियम एसीटेट का बफर है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन होने का मतलब है कि वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए और इसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ का मतलब हुआ कि CH3COO वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस Na, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं हो पाया, इज नॉट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, अप टू द मार्क, बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन है यहाँ पर। Ag2CrO4, अगर हम Ag2CrO4 को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, और जब तोड़ेंगे तो बनेगा यहाँ पर 2Ag पॉजिटिव आयन और साथ में बनेगा आपका CrO4 नेगेटिव। अब कंसंट्रेशन तो दे ही रखी है यहाँ पर, जब कंसंट्रेशन दे रखी है तो इसका मतलब 5 इंटू 10⁻5 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और साथ में हमें स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर किसका 4.4 इंटू 10⁻4, इसका स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो 5 पंजे 25 हो गया, 25 चौक 100, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन 100% सही। देखिए मैंने कितनी शॉर्ट में था, 5 पंजे 25, 25 चौक 100 और वहां पर 4 25 चौक 100 फिर जोड़ दिए, तो ऐसा कोई आंसर केवल एक ही मैच कर रहा था। इतनी स्पीड से कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपके आंसर अप टू द मार्क रहेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 101 है। यहाँ पर ये एक्चुअल में पर्किन रिएक्शन आई थी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर्किन रिएक्शन है, यहाँ से निकालोगे तो पहला आपका सिनेमिक एसिड बनेगा, यानी कि ये यहाँ पर जुड़ेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, फिर यहाँ पर O, फिर CO, फिर यहाँ ये हाइड्रोलाइज सिनेमिक है। सिनेमिक एसिड का जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आप ये वाला OH कैसे हटा सकते हो, हट ही नहीं सकता है। तो इन्होंने आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये O नहीं हट सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो आंसर आपका फिर बी हो जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। साइक्लाइजेशन पर अगर वाटर रिलीज कर रहे हैं तो वाटर में आपका OH जो है वो COOH से लेना पड़ेगा और H यहाँ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर O लगा रहेगा। तो इसका मतलब आंसर नंबर बी यहाँ पर अप टू द मार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसमें आपको मैच करना है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर के साथ में हम लोग मैच करेंगे। देखो आपको बताने की कोशिश करूंगा, अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, यानी डी वाले का ऑप्शन थर्ड और डी में थर्ड 2 जगह दे रखा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। चलिए अब हम सी को देख लेते हैं। सी हमारा HgX2 है और HgX2
जो है वो लीनियर है और साथ में ही आपको बेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है ना। मरकरी को अगर आप देखते हो तो मरकरी के ऊपर जो है वो आपका लोन पेयर बचा रहता है। तो यहाँ देख लीजिए H2S को देखोगे तो 100% ये बेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरीके से बेंट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप बेंट ले लीजिए, H2S का बेंट हो गया, तो ये फर्स्ट बी का फर्स्ट हो गया और ए वाले का हो गया आपका लीनियर, यानी CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये लीनियर हो गया। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब फिर आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। बिल्कुल राइट है, 100% राइट है ए ऑप्शन। चलिए इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन सीरीज हमारी बहुत ही मस्त है और आपको आंसर अप टू द मार्क यहाँ पर मिल रहा है। पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। यानी कि पीएच इज इक्वल टू, फार्मूला होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। ये 4 पॉइंट कितना दिया है, 4 पॉइंट आपका दिया है 4.3 और यहाँ पर इज इक्वल टू pKa हमें निकालना है प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू जो है 0.073 अपॉन 0.03 दे रखी है। इसको 0 बटा लो, घटा दो इसे, इसको इधर माइनस कर दो, तो pKa इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.3 माइनस का लॉग, और ये लॉग की जो वैल्यू आती है वो नियर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नियर बाई में कैलकुलेशन मैंने करके रखी है, वो कैलकुलेशन लगभग आ रही है 0.386 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 3.89 के आसपास आंसर आएगा, और 3.89 केवल एक ही आंसर हमारा मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। पूरा डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पर परफेक्ट आंसर जो होगा आपका वो कौन सा होगा, वो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। एक बार आप भी कैलकुलेशन को चेक जरूर करिएगा। इसके बाद आ जाता है मैच द लिस्ट फर्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। BF3 को अगर हम लोग देखते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कि लाइन से जो आंसर दिए हैं वो XeOF4 को देख लेते हैं। ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल हो गया, बिल्कुल राइट दिया है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर दिया है, ClO3 टेट्राहेड्रल दिया है, PCl5 ट्राइगोनल, बिल्कुल राइट लाइन से ही है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, यानी कि ये डी और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जा रहा है। तो अपने आंसर बिल्कुल मैच कर लीजिए, 100% राइट आंसर। NS3 का होता है 107 और PS3 का जो NCERT है उसमें सब में 94 समथिंग लिखा है, ठीक है। फिर ASH3 का सी का जो हो जाता है वो फर्स्ट हो जाएगा और उसके बाद डी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल ही डी ऑप्शन राइट है। एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको मैं दे रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए। हम आपको बता रहे हैं कि आंसर कौन कौन से कल क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन मैंने लगातार करवाया था। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप इंटरमीडिएट याद कर लो। आपको मैंने ये सब बातें बताई थी कि भैया इंटरमीडिएट याद करो, लाइन से इंटरमीडिएट रखी हुई है। हॉफमेंस में नाइट्रीन होता है, आपको पता होना चाहिए। बी एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बेनाइन होता है, रीमेटीमेन में डाइक्लोरोकार्बीन होता है, बिटिक में बीटेन होता है। तो आप इसका मतलब आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जो बताया वही पेपर में आया, ऐसा शायद बहुत कम होता है। तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस लगातार आपको वो चीज़ें दे रहा है जो कोई भी, प्रयागराज की बात छोड़ दीजिए, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी ऐप आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इन क्वेश्चंस की धार हमारे बच्चे जानते हैं कि जो पेपर दे करके आए हैं उन्हें पता है कि आखिरकार है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड सिंपल सा एग्जांपल लिया ही जाता है। CHO हो गया, यहाँ पर COH हो गया, ये H हो गया, और यहाँ पर आपका CH2OH हो गया। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑलरेडी पहले से शो करता था, फिक्स एग्जांपल है, और इसी पार्ट हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन में। 108वें क्वेश्चन पर चले आइए। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द, ठीक है, रीजन बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ द 1 क्लोरोहाइड्रिन गिव्स 1,2 डायोल विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यानी कि 1 2 क्लोरो हाइड्रिन दिया, क्लोरोहाइड्रिन दिया हुआ है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 2 क्लोरोहाइड्रिन, ठीक, 1 2 डायोल बना दिया, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग क्लोरोहाइड्रिन ले लेते हैं, ये यहाँ पर 1 2 क्लोरोहाइड्रिन ले लेते हैं, CN भी ले लिया हमने, ठीक है। तो रिटेंशन इन्वर्जन, ठीक है, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। उसके बाद द रिएक्शन फॉलो द SN1, 100% SN1 अगर बेस से रिएक्शन कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल 1,2 क्लोरोहाइड्रिन, ठीक, सही है, बिल्कुल सही। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा
राइट ही जा रहा है। फिलहाल अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो हमसे एक बार डिस्कशन करिएगा। संभावना आपकी ज़्यादा होगी कि आपका सिलेक्शन हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये ट्राई बेसिक होता है, बिल्कुल सही है। ये 3 हाइड्रोजन एटम्स आयनाइजेबल यहाँ पर नहीं होते, रॉन्ग हो गया। द सॉल्ट ऑफ, ये फर्टिलाइजर के काम आता है, बिल्कुल सही हो गया है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। फर्स्ट वाला भी सही और थर्ड वाला भी सही है। ऑप्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है। यहाँ पर 1 2 3 4 4 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 कार्बन हमारे यहाँ पर जो होने चाहिए वो एसिमेट्रिक कार्बन होने चाहिए। आप चेक कर लीजिए, ये वाला छठा कार्बन यानी कि 5 फिफ्थ कार्बन जो है, 5 कार्बन, फिफ्थ नहीं ऐसे बोले, 5 कार्बन एसिमेट्रिक हैं क्योंकि ये साइक्लिक है। बात ये है कि साइक्लिक है, अदरवाइज तो 4 होते। तो 5 कार्बन जो होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं, सिक्स्थ वाला नहीं होता है, नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर 5, हमारे 110 वाले का आंसर हमारा 5 आएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल कराया था, अगर आप कह दो कि नहीं कराया तो चैनल अभी अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन मेरा है, ये मान लो, ये सब क्वेश्चन मेरे हैं, पूरा पेपर मेरा है, जान लो। पूरा पेपर मैंने पढ़ाया 100%, पूरा पेपर 100% पढ़ाया हुआ, एक एक क्वेश्चन डिट्टो पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर SO4 अंदर गया, Cl बाहर आया, सिंपल सा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पर टिक करना है, न सोचना है न समझना है, आंसर अपने आप निकल करके आ रहा है। द एडिशन ऑफ आर्गन अगर मिलाई है ना तो इक्विलिब्रियम पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड इन ऑल द 3 केसेस। कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आर्गन जो है वो इनर्ट गैस मानी जाती है और प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको मैच करना है। तो ये भी बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, यानी कि एफिशिएंट का होल 6 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 0 है, बिल्कुल सही। यानी कि ए वाले का ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड है। बी वाले एफईएफ ये वीक है और वीक होने के कारण यहाँ पर 2 अनपेयर्ड आएंगे और यहाँ एफ यहाँ पर आ जाएंगे आपके 1 अनपेयर्ड, यानी इसमें 1 अनपेयर्ड आएगा। तो 1 अनपेयर्ड आपका लिखा है सी पर थर्ड, सी का थर्ड हो जाता है। तो इसमें आपको सी के थर्ड पर जाना पड़ेगा, ध्यान दो, सी के थर्ड पर जाना पड़ेगा। तो सी का हमारा ए का हो जाता है सेकंड, ए का सेकंड हो गया और सी का हमारा थर्ड हो गया। और इसमें आपका हो जाता है एनआई पे डाई पॉजिटिव है और अमोनिया यहाँ पर वीक है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कंडीशन हो गई आपकी 2 वाली। तो डी में आपका फर्स्ट हो जाता है, डी में हो गया फर्स्ट। तो अब बचा सी, सी में 1 आता है आंसर, तो सी का थर्ड हो ही गया है। तो ए का सेकंड हो गया, बी का चेक रह गया था ना, बी का आपका हो जा रहा है फोर्थ, यानी कि बी में एफ में लिख करके एक बार चेक कर लेते हैं। एफ में हो जाता है आपका 3 पॉजिटिव है, ठीक है, 5 अनपेयर्ड, क्योंकि एफ जो है वीक लिगेंड है। बिल्कुल सही, 100% सही। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर परफेक्ट है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है। जबरदस्त सीरीज, मस्त सीरीज और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस लगातार परचम लहरा रहा है। तो जो लोग अगर अभी भी इधर उधर भाग रहे हैं ना, प्रयागराज में मत ढूंढिए, केबल इंटरनेट पर ढूंढिए एरोमा, आपको मजा आएगा भाई साहब। 100% क्वेश्चन का स्लॉट आपको मिलेगा पेपर में। जीआईसी लेक्चरर की सफलता हमारे साथ, देखिए आप, जीआईसी लेक्चरर की सफलता आपको हमारे साथ मिलेगी। 100% क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिल्कुल वादा है मेरा। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की 0 नहीं होती, विच ऑफ द अनएक्सपेक्टेडली लो होती है, बिल्कुल सही। तो केवल यहाँ पर अब में एक ही स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाली 0 पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सिंपल सा हमें फार्मूला लगाना है, पहले E1 निकाल लेना है और E1 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर E0 हो जाता है -0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 0.01 ऊपर नीचे 1 नीचे हो गया, तो ये -2 हो गया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे डिवाइड कर दो, लॉग 2 लॉग इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू जो हमारी बचेगी, ये E1 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो आगे आएगा माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू E0, तो प्लस में आ जाएगा। ओहो, ये प्लस में आ गया, तो मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो E1 जब ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, E1 इज ग्रेटर देन
E2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी आप कर ही डालिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑलरेडी जब ये वैल्यू, भाई ये देखो लॉग 10⁻² है, -2 आगे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का मल्टीप्लाई 2 से 2, तो यहाँ पे 0.0591 एज इट इज आ जाएगा। तो सिंपल, तो इवन तो ऑलरेडी ज़्यादा हो ही गया, ये वैल्यू फिर पलट जाएगी तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो सिंपल है कि हमारा इवन यहाँ पर ग्रेटर आएगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की इसमें आवश्यकता नहीं, दिमाग की आवश्यकता थोड़ी सी है। नॉट करेक्ट आपको ढूंढना है तो फर्स्ट ऑर्डर का बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑर्डर का भी आपको मैंने बताया था, इसको मैंने ट्रिक भी बताई थी अगर आपने याद हो। मोल की पावर 1 माइनस n और यहाँ पर सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर जीरो ऑर्डर में n की वैल्यू 0 रख दो तो यहाँ मोल पर लीटर, तो यहाँ पर आपका मोल पर लीटर, तो अगर 1 रखोगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड आना चाहिए। यही गलत है, यहाँ पर यही गलत है। बाकी थर्ड का रख के देख लीजिए, तो यहाँ पर -2 बचेगा तो लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर मोल की पावर -2। सिंपल हमारा फार्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, मस्ती के साथ लगे रहिए और आपको 100% सफलता की गारंटी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए इसके बाद ये देख लेते हैं, इसमें आपको दिख रहा है दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है। ये थ्रियो नहीं है, थ्रियो में कंडीशन होती कि दोनों सेम OH जो होने चाहिए वो अगर मैं देखूं तो दोनों थ्रियोज और इरिथ्रियोज को अगर देखा जाए तो इरिथ्रियो में सेम साइड होता है और थ्रियोज में अपोजिट साइड। यानी कंडीशन अगर आपने अप्लाई की हो तो आपको ये याद आना चाहिए कि जो इरिथ्रियोज होता है, इरिथ्रियोज उसमें दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं, सेम साइड में रहते हैं। तो अब कंडीशन है यहाँ के दोनों थ्रियोज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक बार हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके स्ट्रक्चर में थ्रियोज और इरिथ्रियोज का जो खेल है वो कंफर्मेशन होना चाहिए। मैं किताब में कंफर्म भी कर लेता हूँ हाथ के हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं आपको बताऊं डॉक्टर M.K. जैन की बुक 137 पेज पर अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि दोनों OH ऑन द सेम साइड रहते हैं तो वो थ्रियोज कहलाते हैं, और अगर अपोजिट हो जाएं तो फिर वो इरिथ्रियोज कहलाते हैं। यानी कि बोथ OH ऑन द अपोजिट साइड बट और द मिरर इमेज ऑफ आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो अगर वो जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होती तो उसको हम लोग इरिथ्रियोज का नाम देते हैं। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि थ्रियोज वो होते हैं जिनमें अपोजिट है, ठीक है। थ्रियोज की अगर मैं बात करता हूं तो थ्रियोज के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, थ्रियोज के अंदर आपको अपोजिट कंडीशन दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको अपोजिट दिख रहा है, बोथ आर थ्रियोज फॉर्म 100% दिख रही है, ठीक है। OH ऑन द, अगर आपको अपोजिट साइड में दिख रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि, फिर से सुन लीजिए मेरी पूरी बात को, एक तो एनेंशियोमर है, दोनों थ्रियोज भी है, क्योंकि दोनों थ्रियोज होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और तीसरी कंडीशन अगर मैं आपसे अप्लाई करता हूं कि देखो थ्रियोर और इरिथ्रियोज की इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि यानी कि बोथ आर थ्रियोज हो गए, ये भी सही हो गया, तो स्टेटमेंट दूसरा भी। अब बोथ आर डायस्टीरियोमर्स हैं, तो थ्रियोज और इरिथ्रियोज जो होते हैं ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ये भी सही है। और दोनों D और L फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर और राइट जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ए वाला राइट जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि एक बार ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है, यानी कि 1 2 ये ऑल तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर कंफ्यूज कर गया क्वेश्चन ने। देखो ये तो है सही, बिल्कुल ट्रू है, बोथ आर थ्रियोज फॉर्म, ये भी सही है। थ्रियोज फॉर्म में दोनों अपोजिट होने चाहिए, बिल्कुल सही है, हाँ। और उसके बाद बोथ आर D and L फॉर्म, ये वाला फोर्थ वाला स्टेटमेंट थोड़ा डाउट कर रहा है क्योंकि CH2OH के रिस्पेक्ट में हम लोग OH और H को देखते हैं, राइट है कि लेफ्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला 1/3 और अगर 4 को राइट ले रहे हैं, सेकंड थर्ड ये तो है ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं है। 1 3 4 को लेते हैं तो नहीं बनेगा, थ्रियोज तो ये है, तो इसका मतलब फिलहाल मुझे ए के साथ में जाना चाहिए। थोड़ा सा डाउट यहाँ पर है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन में लाइएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं ए के साथ में जाऊंगा क्योंकि थ्रियोज में हमेशा दोनों अपोजिट रहते हैं, वो अपोजिट है, और इरिथ्रियोज में सेम साइड पर रहते हैं, वो भी है, वो कंडीशन भी फॉलो हो जा रही है। तो अब कंफ्यूजन केवल एक ही जगह पे था कि दोनों D और L देखेंगे तो दोनों, अगर आप देखें तो एक D है और एक L है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमें
कि दोनों, क्योंकि जब थ्रियोज और एरिथ्रियोज जब दोनों को कंसिडरेशन में लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के डायस्टिरियोमर्स होते हैं, ये निश्चित है। आप चाहे बुक में एक बार कंसीडर कर लीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा विराम अवस्था में ले जाकर के बताता हूँ कि आप इस पर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, डिस्कशन करेंगे और जवाब भी आपको देंगे इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 आ जाइए 19 पर। इसमें भी मैच करना है, करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एसिटिक एसिड HBZ रिएक्शन शो करेगा, बिल्कुल सही है। सोडियम आपका फिनेट है, ये आपका हो गया सोडियम में मिथाइल साइनाइड स्टीफन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। स्टीफन रिएक्शन हो गई आपकी, सी का फर्स्ट हो गया, सही है, और ए का आपका थर्ड हो गया, राइट करा है इन्होंने। टॉलिन की अगर मैं बात करता हूं तो टॉलिन फील्डक्राफ्ट शो करता है, तो यहाँ पर डी वाले का ऑप्शन सेकंड है, तो बी वाले का ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली फोर्थ। कोल बेस रिएक्शन हो गया सोडियम, अच्छा सोडियम फिनोलेट होना चाहिए था, फिनोलेट होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, फिनेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट है, अप टू द मार्क है। जबरदस्त सीरीज है भाई साहब, एक एक क्वेश्चन छटा हुआ। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त है और करवाया भी हुआ भी है। NiCl4 की अगर हाइब्रिडेशन देखें तो sp3 है, यानी कि इसकी ऑप्शन ए वाले का थर्ड आ जाएगा, बी वाले का सेकंड आ जाएगा, DsP2 है और इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल 100% राइट है। क्वेश्चन देख रहे हैं ना साहब, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 2.5 इसी का आता है, बाकी आपको ये रटा हुआ है बिल्कुल। ये तो 2 आएगा, ये 2.5 आएगा, ये आपका 1.5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, बिल्कुल रटा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, मैक्सिमम बॉन्ड और मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ पूछी, ओह बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा है भाई साहब। मैं भी थोड़ा सा डाउट इनके आंसर को देखकर हुआ। बॉन्ड लेंथ पूछी थी, और बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आंसर ए आ जाएगा यहाँ पर। बॉन्ड लेंथ पूछी और बॉन्ड लेंथ उसी की ज्यादा होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। सबसे मिनिमम सही है यार, मिनिमम बॉन्ड लेंथ पूछी है, तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम पूछी है ना, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मिनिमम ये वर्ड यहाँ पर यूज कर दिया, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ उसी की होगी कि बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, यानी ऑप्शन डी ही राइट है। सॉरी वेरी वेरी सॉरी बेटा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिनिमम, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होती तो फिर वो वाला चला जाता है ना। ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने की अगर जरा सी नजर चूकी तो फैसला ऑन द स्पॉट गलत हो जाता भी, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद द अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट डिके डिसइंटीग्रेशन, हमेशा क्यूरी में ये मैंने यूनिट भी लिखा है, याद करो, मेरे रिवीजन को याद करो, मेरे रिवीजन को याद करो, एक एक पॉइंट जबरदस्त था, इंपॉर्टेंट था, और जिसने मेरा रिवीजन किया होगा वो 100% बढ़िया करके आया होगा पेपर। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल लेते हैं। 1 ग्राम है, इसको 1 ग्राम को आप कन्वर्ट कर दो 1/2, यानी 0.5 मोल गैस हो गई। वॉल्यूम 11.2 हो जाएगा, यानी कि प्रेशर अगर 1 है तो 22.4 माइनस 11.2 आधा हो जाएगा। सिंपल सा आंसर यहाँ पर सी निकल करके आ जाएगा कि W इज इक्वल टू -P डेल्टा V लगा दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त, क्या शानदार पेपर, जानदार पेपर। लाइमन बामर मैंने पढ़ाई थी, याद करो कि लाइमन में मैंने बताया था कि अल्ट्रावायलेट, उसके बाद बामर में विजिबल, तो माइक्रोवेव दी है, रॉन्ग पूछा है, तो भाई साहब यही रॉन्ग है ना। क्या जलवा है शर्मा जी, शर्मा जी ने छा गए भाई साहब। देखो शर्मा जी ये भी ध्यान दो भाई साहब, यहाँ पर Mg3C, अगर यहाँ पर ये है C और सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH में देखता हूं तो 1 2 आयन भी लगा हुआ है ना, तो H सब रिमूव कर दिए, क्योंकि 4 नेगेटिव है तो H सब रिमूव कर दिए हैं, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव, तो यानी 1 2 सिग्मा 2 पाई, बिल्कुल एक पाई बीच में सिग्मा, बिल्कुल राइट, 100% राइट। चलिए साहब आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन का कौन सा एग्जांपल? तो फ्यूजन तो हमें यही दिखाई दे रहा है, बाकी तो आपको फ्यूजन नहीं दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हीलियम बन रहा है यहाँ पर, जबरदस्त।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विशिंग। यहाँ सॉर्बोस को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, रोका मैंने। द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भाई ल्यूकास रिएजेंट को हम लोग यूज करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का यूज किया जाता है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि ये सब क्वेश्चन मेरे कराए हुए। लैम्डा मैक्स, यह नॉन बॉन्डिंग से जो ट्रांजिशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो जहां एनर्जी ज्यादा, Cn की एनर्जी ज्यादा है, NO2 की कम है, तो फिर उल्टा चलेगा, एनर्जी ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू, जो एनर्जी मोर एनर्जी में लैम्डा मैक्स जो है कम हो जाता है। तो RCn की एनर्जी ज्यादा है, लैम्डा मैक्स इसका घट जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर 129 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है जहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पर CH3 ग्रुप सपोर्टिंग लगे हुए हैं, और सपोर्टिंग ग्रुप होने के कारण सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल कार्बोनाइल यहीं पर माना जाएगा। पोटेशियम की सब सुपर ऑक्साइड में KO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा नहीं, तो हैबर्स प्रोसेस करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड पूछा है, नॉट नहीं, करेक्टली मैच है, टू भी करेक्टली मैच है। डिकन्स मेथड में Cu2Cl2 है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये जिंक और ये नहीं होता, रॉन्ग हो गया। ओस्टवॉल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम गॉज है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 1, 2 और 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन में चला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। ये मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट मैच करनी है। और बेकेलाइट जो है वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में आ जाती है, टेफ्लॉन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में आती है, और उसके बाद मेलामाइन जो है वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी में आती है, ध्यान दीजिएगा। मेलामाइन पेंट में भी काम आता है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और नोवोलैक जो होता है वो आपका पेंट, नोवोलैक भी पेंट में काम, अब ये थोड़ा डाउट कर दिया इसने, थोड़ा सा डाउट किया इसने, कोई बात नहीं, हम लोग निकालेंगे आंसर। यानी कि बेकेलाइट मेलामाइन जो है अनब्रेकेबल क्रॉकरी में, मेलामाइन का यूज जो होता है वो अनब्रेकेबल क्रॉकरी में होता है। सी का थर्ड ऑप्शन मिलेगा, ये मिल गया। डी का ऑप्शन नोवोलैक, यानी कि ये पेंट में यूज होता है, बिल्कुल सही मिल गया। और टेफ्लॉन नॉन फोर्थ मिल गया। और ए का हो जाता है आपका फोटोग्राफ रिकॉर्ड में बेकेलाइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फोटो काला कलर के होते थे, रिकॉर्ड आपने देखो ब्लैक कलर के जो होते थे वो बेकेलाइट के होते थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, 100% राइट। थोड़ा सा हम भी इसमें कंफ्यूज हुए थे। इसके बाद अब उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, देखो सिलेबस यहाँ इंट्रिंसिक पॉलीमर की, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पॉलीमर की पूछ ली गई, और ये मैंने बताई थी, अपने सब साथियों को बताई थी। फार्मूला था NI=KM⁴ n, ये मैंने बताया था। अब देखो ना, पढ़ा हुआ कि क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं पर जाना नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एसिड की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ये है, लाइन से लगे हुए, कुछ करना नहीं, बिल्कुल लाइन से, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, बिल्कुल लाइन से लगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कट कर दीजिए। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और सेकंड और थर्ड ये दोनों सही स्टेटमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करूँ, प्रोडक्ट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 136, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये वाला। और इस क्वेश्चन को अगर मैं कह रहा हूं तो यहाँ पर ए मुझे राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट ऑप्शन, क्योंकि Cl2 जो होता है वो ClO3 और इसमें रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज का डेरिवेशन जो मैंने कराया है उसके अंदर आपको डेल्टा G/T, और यहाँ पर आपका डेल T = डेल्टा H/T² आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता है 137 पर, है ना जबरदस्त क्वेश्चन। तो इसके बाद 138 पर चले आइए। 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका यहाँ पर रेसमिक, ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर हमारा बिल्कुल अप टू द मार्क आंसर है, क्योंकि फ्री रेडिकल एडिशन जब होता है तो यहाँ पर आपका रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर, यानी कि 138 को अगर हम लोग देखते हैं तो रेसमिक मिक्सचर हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। आपको मैंने याद करवाया था
कि सी एच की जो स्ट्रेचिंग है 900 है, जबकि उसकी 2250 है, तो 2250 हमारी ये ऑप्शन में मिल रही है। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव की यहाँ तो 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, और एन की वैल्यू जब 3 आ गई, सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पर आ जा रही है कितनी, एन की वैल्यू आ जा रही है 3। अगर एन की वैल्यू 3 आ जा रही है तो इसकी 3 यानी कि पूछा ईयर्स टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ इंटू एन हो गया, तो ये 100 की गुणा 3 से करो, 300 आ गए, बिल्कुल राइट, 300 आंसर हमारा 100% यहाँ पर आ चुका है ना क्वेश्चन दमदार। एसेसन रीजन में चलिए, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट लेबल्ड एज रीजन मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बेसिकली इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सेलेक्ट द बिल, ये एक्चुअली में सही, लेकिन स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन क्या है इस, मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही है, ठीक है, 100% सही। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बेसिकली इंड्यूसेस टॉक्सिक कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पॉलीमराइजेशन बेसिकली जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है, तो इस पर भी थोड़ा सा आप डिस्कशन कर लीजिएगा हमसे। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो 100% परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिलहाल अगर आप चाहेंगे तो हमसे डिस्कशन करेंगे, संभावित है इसमें कि हम आपको ऑप्शन सही दे पाएंगे। मुझे मतलब ऑर्गेनिक, अगर जैसे अगर मैं ये भी कहूँ कि ये गलत है पूरी तरीके से, भाई ये बताओ पॉइजन कहाँ से आ जाएगा, टॉक्सिक नेचर अगर होगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, तो मुझे लगता है ये गलत है। फिलहाल मैं ए के साथ जाऊंगा, मैं ए के साथ जाऊंगा, वो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन की बात ही छोड़ दिए, टॉक्सिक जो वर्ड है ये थोड़ा सा मुझे डाउट कर रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सही होऊंगा, क्योंकि टॉक्सिक वर्ड जो है वो है टॉक्सिसिटी कैसे आ जाएगी, और ये है कि टूट नहीं रहा, तो ए यहाँ पर हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए। डी ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए साथियों, मेरे हिसाब से आंसर इसमें ए होना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक पॉलीमर जो है वो टॉक्सिक नहीं हो सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके बॉन्ड के कारण है ना। टॉक्सिक कैरेक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इंड्यूस नहीं होता, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। चलिए फिलहाल मैं ए के साथ में जाऊंगा, 141 में ए के साथ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही उम्मीद से अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन भी इसकी कर लेते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी की जाती है। देखो T50 अगर देखिएगा कहीं पर गलती हो बताइए, टी यानी कि टी हाफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ए नॉट अपॉन 2 के आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, ए नॉट अपॉन 2 के आ जाएगा। और इसमें फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अगर ए नॉट की कंसंट्रेशन आप वही मान लो सिंपली वे में, ये तो ये हो गया ज़ीरो ऑर्डर के लिए है ना, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। चलिए तो ये हो जाता है। इसके बाद आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो मैंने अपनी कॉपी पे कर रखी, सॉल्व भी मैंने किया हुआ है इसको। तो T75% के लिए ए नॉट माइनस ए, ठीक है, टाइम पे लेना पड़ेगा, यहाँ पर के लेना पड़ेगा, यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू लेनी पड़ेगी माइनस 0.25, इसमें से घटाना पड़ेगा ना, 75% हो गया तो 0.25 बचा, तो यहाँ पर 0.25 करना पड़ेगा इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर के कैलकुलेशन करिएगा, जो मैंने कैलकुलेट की है वैल्यू वो मेरी आ रही है, ये वाली बी ऑप्शन आ रहा है, 1.50 टाइम्स आ रही है। एक बार आप भी कैलकुलेट करके इसको चेक कर लीजिएगा, इसी फार्मूले से चेक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का रेशियो आपको लास्ट में निकालना पड़ेगा, जो मैंने निकाला है T75% का और टी हाफ यानी 50 का। तो टी हाफ का मैंने आपको ऊपर लिख ही दिया है, टी हाफ की वैल्यू ये लिख दी है, और इससे आप T75% निकाल के दोनों वैल्यू रख लीजिएगा, आपको आंसर पता लग जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य, इसको सिंपल वे में आप अगर आप चाहो तो रख भी लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा 70, ए में से घटाओगे 0.75 बचेगा ही, तो 0.75 ए बचेगा, और यहाँ के बचेगा, नीचे आपका ए की कंसंट्रेशन अपॉन ए से ए काट देना, और यहाँ 2 के बचेगा, ये के से के भी काट देना। इसको आप जो है वो इसके बाद टी ले लेना, इसके इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये बचेगा आपका नहीं, ये ऊपर चला जाए, कट क्यों जाए, ये क्यों काट दिया मैंने,
ये तो ऊपर चला जाएगा यार, है ना। ये आपका के यहाँ पर है, यहाँ पर 2 के है, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। जब ये ऊपर चली गई तो 75 दूनी 150। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, यही आंसर मेरा आया हुआ है। मैंने कैलकुलेशन पूरी हालांकि नहीं की है, लेकिन ये अगर कैलकुलेशन करो ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 75 दूनी 150 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर, 100% आएगा। बी निकालिएगा आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ था, बिल्कुल हम लोगों ने प्रैक्टिस में इसको कराया था, यानी कि हमने जब आपको रिवीजन दिया था तो रिवीजन में ये क्वेश्चन हमने पूरी तरीके से बताया था कि एंटी प्रोटॉन जो है वो किसने, ऑन ने डिस्कवर किया था, चैडविक ने तो न्यूट्रॉन किया था। तो यही हमारा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp विल बी इक्वल टू Kc। तो जहां पर नंबर ऑफ मोल यानी कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए, और जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी डेल्टा n यानी 2 - 2 0 0 पहले जिसकी वैल्यू 0 वो पहले 1 हो गई, तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 145 वाला। 145 पर चल लेते हैं। तो 145 में आपको बेस वैल्यू 214 भी लेते हैं कुछ लोग, 214 भी लेते हैं कुछ लोग, 215 भी लेते हैं। ठीक है, 215 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 214 ले ली, ठीक है। 214 में अब आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कंडीशन में आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 मिथाइल हैं तो 10 और जोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल राइट। और रेजिड्यू कार्बन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर रेजिड्यू कार्बन 2 लेने पड़ेंगे, और 2 का मतलब हो गया कि बीटा कार्बन पर, एडजेसेंट बीटा कार्बन पर है, तो 5 दूनी 10 और जुड़ जाएगा, तो 10 और जुड़ गया, तो यानी 20 हो गया। और साथ में +5 और जुड़ेगा, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो +5 और जुड़ेगा। बेस वैल्यू 214 15 जो भी लेना चाहूँ, और साथ में टोटल जो ब्रेकिंग हुई वो कितनी हुई है वो मैं देख लेता हूँ। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो 20 ये हो गई। और साथ में आपको कुछ किताबों ने 15 दी है, यहाँ कुछ ने 12 दी है, तो अगर इधर 234 आ रही है, 234 आ रही है, तो 234 भी है। और अगर मैं इसको दूसरे वे में देखता हूँ, एग्जाम्पल से एक बार मैं इसको कंफ्यूजन को इसको मिटा लेता हूँ। देखिए इसमें करना क्या था, कुछ किताबों ने 217 भी दे रखी, मैंने अभी चेक कर पा रहा हूँ कि बेस वैल्यू जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइईन की जो दे रखी है, भाई इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइईन ही बोलेंगे, डबल बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन की जो बेस वैल्यू है वो 215 या 217, मैं भी बोल रहा था कि 214, मुझे इन्होंने देख करके 217 अगर आप देखते हैं, चलिए हम 217 से एक बार कैलकुलेशन करके लेके 217 हमारी बेस वैल्यू हो जाती है कॉन्जुगेटेड डाइईन की। और दूसरी बात है इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो 10 वैल्यू हमारी ये आ गई, 27 हो गई, 227। और अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर 2 तो 10 और जोड़ दीजिए, 237 हो गई, ज़्यादा चली जाएगी भाई साहब, 237 हो गई। और 237 में अगर मैं एक सब्स्टिट्यूएंट भी जोड़ देता हूँ इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा सब, 237 और 237 जा रही है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ये मान के चलिए 237 जा रही है। इस कंडीशन में 217 होती, मैं 214 वुडवर्ड रूल के अकॉर्डिंग जोड़ गया, 217 होती है लैम्डा मैक्स की वैल्यू, तो 217 में आपको जोड़नी पड़ेगी क्या चीज़, 10 हो गया और 5 15 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 10 और 10 20, 5 ये हो गया कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक। तो 10 तो इन दोनों की वैल्यू हो गई, समझ गए ना, 10 इन दोनों की हो गई, 5 इस सब्स्टिट्यूएंट की हो गई और 5 इस सब्स्टिट्यूएंट की हो गई, तो आपकी 237 हो गई। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के पास लगा 6 भी जोड़ी, तो मुझे जो आंसर में यहाँ 234 तो आंसर नहीं है गुरुजी, आंसर मेरे हिसाब से 242 आएगा। एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो भी मैं मिटा लूँ, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू 5 बिल्कुल राइट ली है, डाई से 217 भी बेस वैल्यू ली है, और यहाँ पर अगर 5
यानी कहने का तात्पर्य यह है, मैं एक बार और थोड़ा डाउट को कन्फ्यूज़न हो गया है इस क्वेश्चन में, कोई नहीं, आप परेशान नहीं होइए, हम इसके कन्फ्यूज़न को मिटाते हैं तभी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका समय बिल्कुल नहीं खराब करेंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हुआ, हालांकि ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने आंसर में वेरिएशन आ गया है। ऐसे तो आंसर 100% आ ही जाता है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन, बेस वैल्यू जो है कभी कभी कॉन्जुगेटेड डाइइन है। अब यहाँ पर हम लोगों को सिस और ट्रांस वाली कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, है ना। कुछ जगह कुछ किताबों में 214 दे रखी है, बिल्कुल सही 210 दे रखी है, इस तरीके से कुछ किताबों का अलग अलग कंडीशन दे रखी है। और एल्काइल ग्रुप की वैल्यू, 2 एल्काइल ग्रुप है तो 5 दूनी 10 वो हो जाती है, तो 10 बिल्कुल सही अगर मैं मान लेता हूँ तो 214 ही लेके चलता हूँ अगर थोड़ी देर के लिए। एक डिस्कशन भी कर लेते हैं कोई, और एक्सटेंडेड जो रिंग एक्सटेंशन है वो वहाँ पर 5 है। हो तो कॉन्जुगेटेड एक्सोसाइक्लिक रिंग का मैंने 5 नहीं जोड़ा है, तो +5 इसका एक्सोसाइक्लिक का जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया आपका 43 2 42 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग लैम्डा मैक्स देख लेते हैं तो 234 और 2, ध्यान देना पड़ेगा इस पर हमें, 214 भी 200, खैर मैं फिलहाल 200, मुझे 237 34 आ रहा है, इस पे थोड़ा डाउट है। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ में, रुक जाइए 1 मिनट का समय मैं और दीजिए, मैं अभी इस डाउट को मिटा के ही आगे बढ़ता हूँ, 1 मिनट का समय दो। ठीक है साथियों, आप लोग इसी पैटर्न पर चलिए। मेरे हिसाब से अगर आप 214 ले लेते हैं, 214, कुछ किताबों ने 215 भी दे रखी है, 215 217 भी कुछ किताबों ने दे रखी है, तो अब उस पर डिपेंड करता है कि आप अगर कॉन्जुगेटेड डाइइन है तो फिर आप लोग 217 वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर यहाँ पर रिंग लगा है, वुडवर्ड रूल ये कहता है कि आप 214 वैल्यू, क्योंकि ये एक्चुअल में रिंग भी इसमें आ गया और रिंग में कंडीशन लग चुकी है कि ये होमो एनुलर हो गया, और होमो एनुलर में आपकी 214 आ जाती, कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइइन के साथ में आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं, 214 प्लस 5 दूनी 10 ये ले लीजिए और 10 ये ले लीजिए 5 5 की, तो यानी कि 20 वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी, तो 234 इसमें आंसर बन जा रहा है। तो फिलहाल आंसर यहाँ पर 234 माइक्रोन है। अगर आपको थोड़ा डाउट लगे, कुछ किताबों ने इसके आंसर को 242 माना है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसके साथ ही चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, तो यहाँ पर आंसर 1 फिनाइल प्रोपीन आएगा। अब ये 1 फिनाइल प्रोपीन क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर C6H5 ले लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ लेंगे और फिर यहाँ पर एक तरफ H लेंगे और ये यहाँ पर एक तरफ हम CH3 लेंगे, तो 1 फिनाइल प्रोपीन हो गया। इसमें आपको सिस और ट्रांस कंडीशन दिखेगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जा रहा है। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये R2SiO होता है, मैंने खूब पढ़ाया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चले जाना है। साथ ही साथ एरोमेकेमिस्ट्री क्लासेस पर बने रहिए आप। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। 148, इसमें कुछ समझौता नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, स्पेसिफिक हीट, ये प्रॉपर्टी जितनी भी होती है, प्रेशर, ये किसी भी गैस का प्रेशर जो है वही रहेगा, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉट डिपेंडेंट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो आपका एनर्जी तो वेरी करती है, मास डिपेंडेंट है। प्रेशर जो होती है वो आपकी आपको याद भी मैंने करवाया था, अगर आपको याद है तो मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर आपको बताया भी था कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। इन सब पर मैंने डिस्कशन भी आपसे किया था, तो आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो जो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पढ़ाए थे ना। तो फिर इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन भी हमारा धांसू है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, यहाँ पर Q कांस्टेंट हो गया, W के बराबर वैल्यू, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो डेल्टा यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, एग्जामिनेशन में खूब आता है। और अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं ना, तो उसी समय इसको कंफर्म कर लो कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट रिलेशंस होते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाए होंगे तो उस समय आपको बताया होगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस W भी आपको बताया है। अब इसमें
स्टेटमेंट अगर आपका चल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को अगर आप अप्लाई करके इसको निकालते हैं तो फिर आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू भी कुछ किताबें बताती हैं, है ना। तो अब हम इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन पूरा परफेक्ट नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर आइडियल गैस का करते हैं और एडियाबेटिक करते हैं, इस पर भी हमारा पूरा डिस्कशन आपके साथ में होता है। तो यहाँ पर जो Q माइनस डब्ल्यू, अगर Q की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट 0 कर देते हैं तो डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो अब हमें यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि आंसर हम इसको राइट माने कि इसको राइट माने। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, कि एडियाबेटिक प्रोसेस बाय द सिस्टम है। तो बाय द सिस्टम में माइनस वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, इसको प्रेफरेंस कम देंगे, तो आंसर इसका मतलब फिर हमारा हो जाता है डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, परफेक्ट आंसर। तो ये हमने आपको आंसर्स बताए। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हो, एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन अगर कहीं पर लगता हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन परफेक्ट कोशिश की है मैंने 100% आपके साथ डिस्कशन करने की। फिर भी अगर किसी के दिल में कोई बात रह जाती है तो फिर हमारा नंबर है 94 73 70 27 11। हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए, जीआईसी लेक्चरर की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन करनी है, तो मैक्सिमम ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन हमारे 91 से लेकर के हम 150 तक गए थे, इन क्वेश्चंस में आपको लगभग और लगभग हम आपको बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस डिट्टो थे, सेम थे, 50 क्वेश्चंस सेम थे, जो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस ऐप पर रहते हैं तो आपको 100% ऐसे क्वेश्चन जरूर कराएंगे। ये लैम्डा मैक्स का क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आपको, ये आपका एंटी प्रोटॉन का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, ये आपका हाफ लाइफ के क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया था कि भाई जो पेपर आएगा उसमें अधिकतर रीजनिंग ज़्यादा आने वाली है, मैच द कॉलम ज़्यादा आने वाले हैं। बिल्कुल डिट्टो आपको वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना तो जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर और अपने आंसर्स को चेक करिए। थैंक यू।